स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक करने वाले हैं जो टॉट चैप्टर का ही एक इम्पॉर्टेंट डिवीजन है, द टॉट ऑफ ट्रेसपास। और ये इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं क्लैट और एलिट में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेसपास अगेंस्ट अ पर्सन, कि किसी पर्सन के खिलाफ ट्रेसपास हुआ। ट्रेसपास मतलब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी में या उसके उसके एरिया में बिना परमिशन के घुस जाए, उसको ट्रेसपास कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले ट्रेसपास अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब अगर किसी पर्सन के खिलाफ ट्रेसपास कमिट किया जा रहा है तो उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बैटरी। बैटरी का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स हो रहा हो, पर्सन ए ने पर्सन बी के को एक मुक्का मार दिया, तो हम कहेंगे पर्सन ए हैज कमिटेड बैटरी अगेंस्ट पर्सन बी। तो एक्चुअल यूज ऑफ अनलॉफुल फोर्स, ये फोर्स अनलॉफुल होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब पर्सन ए ने पर्सन बी के खिलाफ अनलॉफुल फोर्स यूज किया, एक्चुअली में यूज किया, तो दैट इज बैटरी। तो बैटरी प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें शो करनी पड़ती हैं? पहला, कि फोर्स यूज हुआ था, ये दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में पर्सन ए ने पर्सन बी के ऊपर फोर्स यूज किया। एंड सेकंड, जो फोर्स था ना वो इंटेंशनली यूज किया गया था और उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं था। मतलब फोर्स ऐसा नहीं कि अनइंटेंशनली यूज किया गया, ये बताना होगा कि शो करना होगा कि फोर्स इंटेंशनल था। मतलब ऐसा समझो आप कि अगर पर्सन ए और पर्सन बी दोनों जा रहे हैं मस्त किसी पिकनिक मनाने के लिए, किसी किसी शिकार के लिए जा रहे हैं। लेट अस सपोज, मैं बात कर रहा हूँ अभी से 100 साल पहले की, कोई ऐसा या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे शिकार लीगल है, लेट अस सपोज, और वहां पे दोनों जा रहे हैं। और कुछ ऐसा होता है कि पर्सन ए ने एक गोली मारी और वो गोली जो है ना उसने पेड़ पर मारी, पर्सन ए ने, पर पेड़ से छिटक कर वो गोली वापस पर्सन बी के पैर में लग जाती है। अब पर्सन ए के खिलाफ बैटरी का टॉर्ट दायर करता है, तो कोर्ट यहां पर बोलेगा कि नहीं, यहां पे बैटरी का टॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पर्सन ए ने जानबूझकर पर्सन बी पे अटैक नहीं किया, इट वाज अनइंटेंशनल, द अटैक वाज अनइंटेंशनल। और क्योंकि यहाँ पे अनइंटेंशनल अटैक है, इसलिए इसको हम बैटरी नहीं कह सकते। बैटरी कहने के लिए जो फोर्स होना चाहिए वो इंटेंशनल होना चाहिए और उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, देन ओनली इट इज अ बैटरी। असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट जो है वो बैटरी से पहले वाला प्रोसेस है, पहले वाला स्टेप है। असॉल्ट का मतलब ये है कि पर्सन ए ने जब पर्सन बी को थ्रेटन किया कि वो उसके खिलाफ फोर्स यूज करेगा, तो उसको हम असॉल्ट कहते हैं। मतलब जो डिफेंडेंट है ना, उसने कुछ ऐसा किया जिसके कारण प्लेंटिफ के दिमाग में एप्रीहेंशन हुआ, शक हुआ कि वो उसके खिलाफ मुक्का या उसको नुकसान पहुंचाने वाला फिजिकल रूप से, तो उसको हम असॉल्ट कहेंगे। मतलब पर्सन ए को लग रहा है कि पर्सन बी उसके खिलाफ बैटरी करने वाला है, तो जब किया नहीं पर उसको लग रहा है करने वाला है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ पर्सन बी, सो इन दैट केस उसको हम असॉल्ट कहेंगे। मतलब बैटरी से पहले होने वाला जो स्टेप है उसको हम असॉल्ट कहेंगे। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि असॉल्ट जो है वो बैटरी से पहले होगा ही, जनरली होता है पर हमेशा जरूरी नहीं है। अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। पर्सन ए जो है वो पर्सन बी के पीछे खड़ा है और पर्सन बी को पता भी नहीं कि पर्सन ए उसके पीछे खड़ा है, और पर्सन ए ने और पर्सन बी जो है ना वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और पर्सन ए ने धक्का मार दिया पर्सन बी की कुर्सी को, पर्सन बी गिर गया। तो यहाँ पर पर्सन जो बी है, क्या उसको पता लग रहा है कि पर्सन ए बैटरी करने वाला है उसके खिलाफ? नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं पर्सन ए पीछे खड़ा है। तो यहाँ पर असॉल्ट नहीं हुआ पर बैटरी हो गई सबसे पहले ही। तो बिना असॉल्ट के भी बैटरी हो सकती है ना। बिना असॉल्ट के भी बैटरी किया कमिट की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि असॉल्ट से के बाद ही बैटरी होगी। तो असॉल्ट वर्सेस बैटरी का जनरल रूल यही है कि असॉल्ट कम्स बिफोर बैटरी, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, है ना। असॉल्ट असॉल्ट क्या कहते हैं? असॉल्ट इज द थ्रेट टू यूज फोर्स व्हाइल बैटरी इज द एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स। बैटरी मतलब एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स जहां हो रहा है वहां पे बैटरी है, और जहां पे थ्रेट हो रहा है टू यूज ऑफ फोर्स, टू यूज फोर्स, तो वहां पे उसको हम असॉल्ट कहेंगे। ठीक है। मतलब अगर पर्सन क्लेंच्ड फिस्ट से पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ जा रहा है तो हम इसको असॉल्ट कहेंगे, लेकिन जब पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्लेंच्ड फिस्ट से पीट दिया तो उसको हम बैटरी कहेंगे। अगला टॉट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का।
ये नाम से क्लियर है, जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन की लिबर्टी को डिप्राइव करता है, मतलब पर्सन ए ने पर्सन बी को एक रूम में लॉक कर दिया बिना जस्टिफिकेशन के, तो उसको हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। पर समझना इसमें यह है कि एसेंशियल्स क्या क्या है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए। पहला ये कि जो प्लेंटिफ है ना, उसकी लिबर्टी को पूरी तरह रिस्ट्रेन किया गया हो। अगर मान लो पर्सन ए ने पर्सन बी को एक रूम में बंद कर दिया, लेकिन पर्सन बी के पास एक खिड़की है बड़ी सी जिससे वो बाहर निकल सकता है, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कहलाएगा ये, क्योंकि पर्सन बी के पास मौका था उस रूम से बाहर निकलने का, है ना। मतलब पर्सन ए ने पर्सन बी को जब लॉक किया और उसके पास कोई मौका ही नहीं है उस रूम से बाहर निकलने का, तब हम उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। या तो मान लो एक रोड है और एक रोड को किसी व्यक्ति ने जाम कर दिया, वहां पे कुछ भी बैरिकेड लगा दिया। अब क्या है, उस रोड से आने जाने का सारा रास्ता बंद हो गया, लेकिन एज लॉन्ग एज उस रोड, अगर मान लो उस रोड में कोई जा रहा है और उस रोड से आगे आने का रास्ता बंद है पर पीछे जाने का रास्ता फिर भी खुला है, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कहलाएगा, बिकॉज इस पर्सन के पास वापस जाने का रास्ता था। लेकिन अगर दोनों तरफ का रास्ता बंद कर दिया, आने जाने दोनों का, और बीच में रह गया वो इंसान, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। और दूसरा क्या है एसेंशियल, द रिस्ट्रेंट वाज इम्पोज्ड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर मान लो कोर्ट ने सजा सुनाई और उसके बाद पर्सन ए को बंद कर दिया गया जेल में, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ तो लॉफुल जस्टिफिकेशन है ना पर्सन ए को जेल में बंद करने का। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए, एक प्लेंटिफ का लिबर्टी रिस्ट्रेन हुआ हो, दूसरा जो रिस्ट्रेंट है इट शुड हैव बीन इम्पोज्ड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगला टॉपिक है ट्रेसपास टू लैंड। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में जो लैंड है उसमें घुस जाता है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। अब ये जो ट्रेसपास टू लैंड है, इसमें जो ट्रेसपास है ना, वो ट्रेसपासर खुद भी कमिट कर सकता है या किसी ऑब्जेक्ट से कमिट करवा सकता है। मतलब ये कि मान लो पर्सन ए का कोई खेत है, पर्सन बी या तो वो खुद उस खेत में जा रहा है तब भी वो ट्रेसपास कमिट कर रहा है, या तो पर्सन बी लेट अस सपोज एक कुत्ते को छोड़ रहा है पर्सन ए के खेत में, तो वहां भी वो ट्रेसपास कमिट कर रहा है, जबकि वो खुद नहीं जा रहा है पर कुत्ते को तो छोड़ रहा है, जो कुत्ता किसका है, पर्सन बी का है, तो यहाँ पे भी ट्रेसपास कमिट हो रहा है। तो दोनों ही केस में ट्रेसपास कमिट हो रहा है। और plaintiff does not have to show that he suffered damage, the mere fact of trespass is enough। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लेंटिफ को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसने ट्रेसपास के कारण उसको कोई डैमेज हुआ है, बस ट्रेसपास हुआ ना, इतना काफी है, इतना काफी है टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास कमिट करने के लिए। ट्रेसपास हुआ है, अब उसके कारण नुकसान हुआ हो ना हुआ दैट इज इररिलेवेंट टू द केस। तो ट्रेसपास टू लैंड में यही चीजें इंपॉर्टेंट, एक कि ट्रेसपास जो है किसी के लैंड में कोई व्यक्ति घुस आया बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, दूसरा ये कि ट्रेसपास जो हुआ है वो व्यक्ति ने खुद किया हो या किसी चीज या ऑब्जेक्ट से करवाया हो, और तीसरा इसके कारण ये जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ को शो करने की जरूरत नहीं है कि कोई डैमेज हुआ उसको ट्रेसपास के कारण, सिर्फ ट्रेसपास हुआ इतना ही काफी है। रेमेडीज क्या है ट्रेसपास का, पोजीशन वापस लौटा दो, प्रॉफिट रिकवरी करा दो, ये सारे रेमेडीज हैं जिससे ट्रेसपास कमिट करने के बाद भी व्यक्ति कम सजा पाके निकल सकता है। अब अगला जो टॉर्ट है वो डिफेमेशन। अब डिफेमेशन एक ऐसा टॉर्ट है ना जो टॉर्ट में भी आता है और क्राइम में भी आता है, ठीक है। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के रेपुटेशन में इंजरी करना बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। अब इंग्लिश लॉ में दो तरह के डिफेमेशन होते हैं, एक होता है लाइबल, जिसमें इसका मतलब होता है कि इंजुरी जो किया गया किसी के रेपुटेशन के वो परमानेंट फॉर्म में किया गया, मतलब मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह में किसी व्यक्ति के खिलाफ बोला गया जो या लिखा गया, है ना, किसी पर्सन ए ने पर्सन बी के खिलाफ न्यूज़पेपर मैगजीन टीवी इत्यादि पर कुछ पब्लिश करा दिया, तो वो लाइबल कहलाएगा। और स्लैंडर का मतलब क्या होता है कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट है ना वो नॉन परमानेंट फॉर्म में हुआ, मतलब पर्सन ए ने पर्सन बी के खिलाफ कुछ बोला तो जरूर, पर किसी मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर में नहीं बोला, कुछ लोगों के सामने बोल दिया, कुछ लोग थे इनके सामने बोल दिया, तो इस केस में क्या स्लैंडर कहलाएगा। लेकिन ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट क्योंकि नॉन परमानेंट फॉर्म में है इसलिए ये स्लैंडर में आ जाएगा, राइट। तो लाइबल मतलब होता है परमानेंट फॉर्म का डिफेमेशन और स्लैंडर मतलब होता है इम्परमानेंट फॉर्म का डिफेमेशन। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ये इंग्लिश केस लॉज में होते हैं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश लॉ में ऐसा होता है। इंडिया में दोनों लाइबल और स्लैंडर को हम एक साथ ट्रीट करते हैं और डिफेमेशन कहते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है डिफेमेशन में,
पहला ये है कि स्टेटमेंट जो बोला गया या लिखा गया उसके कारण इंजुरी हुई किसी के रेपुटेशन में, एंड सेकंड उस स्टेटमेंट में प्लेंटिफ मतलब कंप्लेनेंट उसको ही रेफर किया गया हो, और तीसरा वो स्टेटमेंट पब्लिश हुई हो। अब ऐसा है, पर्सन ए ने अपनी पर्सनल डायरी रखता है वो पर्सन ए, और उसमें उसने पर्सन बी के खिलाफ बहुत कुछ लिख रखा है, बहुत अनाप शनाप लिख रखा है। अब इसके लिए पर्सन बी कोर्ट नहीं चला जाएगा कि भाई मेरे को डिफेम किया पर्सन ए ने, क्यों? क्योंकि पर्सन ए ने उसको कहीं पब्लिश ही नहीं किया, वो तो अपने पास रख रखा था, अपने पास वो उसको कुछ भी बोल दे अपने जो पर्सनल कैपेसिटी में। तो क्योंकि पब्लिश नहीं किया इसलिए ये डिफेमेशन में नहीं आएगा। लेकिन इस डायरी को अगर पर्सन ए ने पब्लिश करा दिया होता किसी न्यूज़पेपर में, किसी बुक के फॉर्म में, तो उस केस में क्या होता है, डिफेमेशन कहलाता। तो पब्लिश हुआ तभी डिफेमेशन है, पब्लिश नहीं हुआ तो डिफेमेशन नहीं। और पब्लिश का मतलब जरूरी नहीं है कि अखबार या न्यूज़पेपर में ही पब्लिश हुआ। अगर कुछ लोगों के सामने कोई स्टेटमेंट बोल दिया गया उसको भी पब्लिश करना ही कहते हैं, है ना। कुछ लोगों के सामने, प्राइवेट में नहीं, कुछ लोगों के सामने, तो उसको भी पब्लिश करना कहते हैं, और उस केस में भी डिफेमेशन का टॉट लग जाएगा। डिफेंसेस क्या हो सकते हैं डिफेमेशन के? मान लो पर्सन ए ने पर्सन बी के खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दिया, तो क्या क्या यूज कर सकता है पर्सन बी डिफेमेशन से बचने के लिए? पहला, अगर मान लो जो पर्सन बी ने जो भी बोला वो ट्रुथ है, वो सच है, तो डिफेमेशन नहीं लगेगा। सेकंड, वो जो पर्सन बी ने बोला ना, वो ओपिनियन है उसका, वो बोल रहा है ये मेरा ओपिनियन है, ये फैक्चुअल, ये करेक्ट है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ओपिनियन प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो ओपिनियन और फैक्ट में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरा, प्रिविलेज। अगर मान लो पर्सन बी के पास वो प्रिविलेज है कि वो कुछ बोल सकता है पर्सन ए के खिलाफ पब्लिकली, तो उस केस में भी वो डिफेंस की तरह यूज कर सकता है डिफेमेशन को। जो प्रिविलेज है ना, दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट प्रिविलेज, एक होती है क्वालिफाइड प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज मतलब जो प्रिविलेज 100% एग्जेम्प्ट करती है किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने में, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी बोलता है तो दैट कम्स अंडर एब्सोल्यूट प्रिविलेज। कोई भी एमएलए एमपी अगर हाउस के अंदर जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, फॉर दैट स्टेटमेंट दैट एमएलए और एमपी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर डिफेमेशन। उसके लिए उनके ऊपर डिफेमेशन का टॉट नहीं चल सकता अगर वो हाउस के अंदर कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप देखते हो कई बार जो नेता हैं चालाक होते हैं, वो उस हाउस के अंदर बोलते हैं जो उनको बोलना होता है, बिकॉज बाहर बोलेंगे तो डिफेमेशन का टॉट लग जाएगा। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डिफेमेशन, मतलब पूरी तरह एब्सोल्यूट प्रिविलेज, सॉरी, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज, मतलब पूरी तरह प्रिविलेज, आप कुछ भी बोल सकते हो। और क्वालिफाइड प्रिविलेज मतलब क्या होता है, इसमें एक लिमिट होती है कि भाई इतना बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, बॉस एक एम्प्लॉय, बॉस मान लो बॉस है और उसका कोई एम्प्लॉय है, और बॉस जो एक्स बॉस है, लेटेस्ट एक्स बॉस है, एम्प्लॉय के बारे में जो नया बॉस है जो उसको रिक्रूट करने वाला है, वो एक्स बॉस को कॉल करके पूछता है कि एम्प्लॉय के बारे में बताओ कि कैसा है, कैसा काम करता है, कैसा कैरेक्टर है। तो उस केस में जो एक्स बॉस है वो एम्प्लॉय के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकता है अगर उसको लगता है कि हाँ एम्प्लॉय में कुछ गड़बड़ी है ना। और इसके लिए डिफेमेशन का केस नहीं बन सकता है बॉस, एक्स बॉस के ऊपर, क्योंकि वो उसका एक्स बॉस है और वो जो बोल रहा है वो इतना प्रिविलेज उसके पास है कि वो, इसको क्वालिफाइड प्रिविलेज कहते हैं कि भाई वो इतना तो बोल सकता है अपने एक्स एम्प्लॉय के बारे में, है ना। लेकिन एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होता है, जो हाउस के अंदर बोला जाता है। तो ये तीनों डिफेंसेस हैं डिफेमेशन के लिए। अब ना दो रूल्स हम पढ़ेंगे, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब ये होता क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि पहले क्राइटेरिया समझ लो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, कि अगर कोई डेंजरस थिंग है जो कि किसी व्यक्ति ने लैंड या किसी पर्सन ने लेके आया और वो डेंजरस थिंग एस्केप हो गया, और वो जो डेंजरस थिंग है ना, इसका वो इंटेंशन था कि उसको किसी नॉन नेचुरल पर्पस के लिए यूज करने का, तो ये यहाँ पे रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगा। तो इसमें एक बहुत फेमस केस है रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर करके, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है, उसने अपने फार्म में रिजर्वोयर बनाया, उसने कंस्ट्रक्ट किया, रिजर्वोयर कंस्ट्रक्ट किया, और उस रिजर्वोयर से पानी एक्सकेप कर गया और बगल वाले कोल माइन में चला गया,
जिसकी वजह से उसका कोल माइन पूरा पानी में डूब गया, कोल माइन, और नुकसान हो गया उस व्यक्ति का। तो यहाँ पर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाया, बोला कि भाई आप एक डेंजरस थिंग मतलब रिजर्वोयर वो अपने लैंड में लेके आए, और वो डेंजरस थिंग में जो जो था वो एस्केप हो गया, मतलब उसके पानी एस्केप हो गया, और अब जो थिंग था ना, आप एक नॉन नेचुरल पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे थे, क्योंकि रिजर्वोयर था, मैन मेड रिजर्वोयर था, तो ऑफ कोर्स वो नॉन नेचुरल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से नुकसान हो गया दूसरे पर्सन को, कोल माइन पूरा फ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो इसमें हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल लगा सकते हैं। अब डिफेंसेस क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए? पहला है कि जो फॉल्ट है ना, फॉल्ट वो अगर मान लो प्लेंटिव का ही फॉल्ट है, प्लेंटिव की गलती है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को एज का डिफेंस की तरह उसको यूज किया जा सकता है। कैसे? अब मान लो कोई पर्सन ए है जिसके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब कैसे हुए हैं, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गई उसके अंदर से, लेकिन बाद में पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ना ओवर सेंसिटिव थे, इस वजह से वो खराब हो गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ टॉर्ट का क्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिक्कत किसमें थी? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ही दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो खराब हो गए, तो प्लेंटिफ की गलती थी। दूसरा, एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कोई नेचुरल कॉज से कुछ हुआ। अब यहीं पे मान लो जो रिजर्वर वाला केस था हमारा, जो पीछे हमने किया रायलेंस वर्सेस फ्लेचर का, उसमें कुछ ऐसा होता कि कोई अर्थक्वेक के कारण रिजर्वर ओवरफ्लो कर जाता, तो उस केस में हम गुनहगार नहीं ठहराते, उस केस में हम टॉर्ट का क्लेम नहीं बनता हो उस केस में। तीसरा, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ कर दिया। और चौथा, प्लेंटिफ का अगर कंसेंट था वो डेंजरस थिंग को रखने के लिए, तो उस केस में भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्लेम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो रिजर्वर का केस ही ले लेते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है कि जो रिजर्वोयर है वो उसका पानी दोनों यूज करते हैं ना, दोनों रायलैंड और फ्लेचर दोनों यूज कर रहे थे उसका पानी, और दोनों की रजामंदी थी उस रिजर्वर को यूज करने के लिए, रिजर्वर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उस केस में अगर उस रिजर्वर के कारण कोल माइन खराब भी होता, तब भी टॉर्ट का क्लेम नहीं बनता, बिकॉज दोनों का जो प्लेंटिव था उसका भी कंसेंट था इन कीपिंग दैट डेंजरस थिंग। तो ये इसको हम यहाँ पे वो केस नहीं बनता। लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे दूसरी पार्टी का कंसेंट नहीं था उस डेंजरस थिंग को लाने के लिए, जो कि रिजर्वर है इस केस में। और पांचवा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब अगर गवर्नमेंट के रूल के अनुसार कोई काम हो रहा है, अब भले उसके कारण कोई नुकसान हो गया, तब भी वो एज अ डिफेंस टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो रिजर्वर जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर से बन रहा होता है ना, उस मान लो उस एरिया में पानी की बहुत कमी है, इसलिए पानी के लिए को बचाने के लिए रिजर्वर बन रहा था, और वो बनता गवर्नमेंट ऑर्डर से, और उससे अगर नुकसान हो जाता, गवर्नमेंट ऑर्डर से बनने वाले रिजर्वर के कारण नुकसान हो जाता, तो वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के हिसाब से टॉर्ट का क्लेम नहीं बनता है ना, उसको हम एज अ डिफेंस यूज कर सकते थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो ये 5 डिफेंसेस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी के रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई पर्सन एक डेंजरस एक्टिविटी कर रहा है फॉर प्रॉफिट, तो अब उस डेंजरस एक्टिविटी से जो भी हार्म होता है उसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। इसका फेमस केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें क्या हुआ था, पॉइजनस गैस स्केप हो गया था फैक्ट्री से, और जिसके कारण कुछ लोगों की जान चली गई थी। तो कोर्ट ने बोला कि आप अपने प्रॉफिट के लिए इस डेंजरस एक्टिविटी को कर रहे थे, और इसलिए आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी का आपके ऊपर बनता है केस, और आपको कंपनसेट करना पड़ेगा सब लोगों को। और उसी तरह भोपाल गैस लीक केस में भी कोर्ट ने यही बोला, बिकॉज वहां पे भी डेंजरस एक्टिविटी हुई और वो प्रॉफिट के लिए की जा रही थी, और जिसके कारण बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों का देहांत हो गया, बहुत लोग मर गए। तो वहां भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस बनता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है, जो भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और इसलिए आप पूरी तरह कंपनसेट करोगे। ठीक है? अब टाइप्स ऑफ डैमेजेस क्या क्या होते हैं? नॉमिनल डैमेज, कंपनसेटरी डैमेज, एग्रेवेटेड डैमेजेस, एग्जेम्पलरी, प्रोस्पेक्टिव, कॉन्टेम्पचुअस। इसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। नॉमिनल डैमेज का मतलब होता है जब
बहुत कोर्ट जो फाइन डालता है वो बहुत छोटा फाइन डालता है, वो सिर्फ नेम से के लिए कि हाँ भाई गलती हो गई, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का फाइन, बस ताकि जो सामने वाला है वो समझे कि उसकी कोई गलती थी, है ना, बहुत बड़ी गलती नहीं थी पर गलती थी। कंपनसेटरी डैमेज का मतलब क्या होता है कि हाँ कोर्ट जो है वो कंपनसेट कर रहा है। मान लो नुकसान 100 रुपए का हुआ तो कोर्ट 100 रुपया ही देगा उस, ताकि कंपनसेट हो जाए वो व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है। नॉमिनल डैमेज में 100 रुपए का नुकसान हुआ पर कोर्ट 1 रुपया देगा कि हाँ भाई ठीक है, इंसान को गलती समझ में आ जानी चाहिए बस। एग्रेवेटेड डैमेज मतलब जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा पे किया जा रहा है ना, तो 100 से ज्यादा पे किया जा रहा है। एग्जेम्पलरी में और ज्यादा पे किया जा रहा है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि फ्यूचर देखते हुए पे किया जा रहा है, मतलब नुकसान अभी नहीं हुआ है पर आगे हो सकता है और इसके लिए डैमेज क्लेम इंटरटेन कर रहा है कोर्ट, मतलब फ्यूचर देखते हुए कि फ्यूचर में डैमेज हो सकता है इसलिए कोर्ट डैमेज का क्लेम दे रहा है। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिव डैमेज। एग्जाम्पलरी डैमेज जो कोर्ट देता है ना वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए देता है कि सबको पता चले कि हाँ भाई अब से ऐसा काम नहीं करना है, एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, तो बहुत बड़ा डैमेज अवॉर्ड करता है कोर्ट। आप सुनते हो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, बड़ा डैमेज, तो ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए होता है। और जो कॉन्टेम्पचुअस जो डैमेज होता है वो भी नॉमिनल डैमेज की तरह ही होता है, उसमें कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं दिया जाता है, छोटा मोटा क्लेम दिया जाता है, एक नॉमिनल ही होता है वो भी, है ना। तो समझ में आ गया टाइप्स ऑफ डैमेजेस जो कोर्ट अवॉर्ड करता है अलग अलग क्लेम्स में। तो यहाँ पर हमारा टॉर्ट का चैप्टर खत्म होता है। और कोई भी आपका डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, एंड मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।